गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर के ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है। एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए एक्टिविटी 1.1 पढ़नी पड़ेगी जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं वापस से नहीं बताऊंगी। इसमें ये हुआ था इस एक्टिविटी के अंदर मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था तो हमें मिला था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो अब ये कह रहा है कि अब ये अगर हमसे कोई बोले कि ये एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बट अगर हमें केमिकल इक्वेशंस ही ना हो, ये वाला तरीका ही ना हो, तो हम उसे पूरी कहानी सुनाएंगे कि पहले मैग्नीशियम रिबन लो, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या काफी लंबा पड़ जाएगा। सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, तो इसी सेंटेंस से बचने के लिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या है कि इस कहानी से बेटर, इस लंबे से सेंटेंस से बेटर हमें क्या दिख रहा है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने काफी सिंपल फॉर्म में लिख दिया। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन इज अ सिंपलेस्ट वे, इज अ इजी वे, कुछ भी हम डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स। ओके, और उसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी होती है। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? Chemical equation is a symbolic way of representation of chemical reactions by using chemical formula। ये चीजें क्लियर हो गई केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। ये भी अभी भी एक केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक वर्ड इक्वेशन है, बट जब हम इसमें केमिकल फॉर्मूलाज या सिंबल्स का यूज करके इसे लिखेंगे तब जाके वो एक केमिकल इक्वेशन बनेगी। ये भी वर्ड इक्वेशन है। So the substances that undergo chemical reaction in the reaction, magnesium and oxygen are the reactants। तो reactants क्या होते हैं? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिनमें केमिकल चेंज होता है, जो रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स बनने के लिए, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो क्या है? प्रोडक्ट। तो हमारा क्लियर हो गया केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। तो हम इसमें डिफरेंट कैसे करेंगे, कौन सी साइड रिएक्टेंट है कौन सी प्रोडक्ट? तो जो एरो की लेफ्ट साइड है वो है रिएक्टेंट और जो एरो की राइट साइड है वो है प्रोडक्ट। Okay, the reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them। इनके बीच में हम प्लस का साइन भी लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये किसके साथ रिएक्ट हुआ है। The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction। तो जो भी arrowhead point हमें ये दिख रहा है जिसे हम पढ़ते हैं give rise to, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है रिएक्शन का। तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और लेफ्ट साइड पे कौन है, राइट साइड पे कौन है, और केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? अब वो बोल रहा है, अभी तो हमने पीछे देख लिया वर्ड इक्वेशन, सेंटेंस को हमने छोटा सा लिख दिया, बट क्या और कोई तरीका है जिससे हम और शॉर्टर वे में इसे लिख सकते हैं? यस, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। तो और शॉर्टर वे क्या है? ये वाला जिसके अंदर हम फॉर्मूला का यूज करके अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow is the number of atoms of each element both the sides। अब इसके अंदर आ गया पूरा बैलेंसिंग वाला। अब वो बोल रहा है कि आप इसे काउंट करो और देखो कि दोनों साइड पे यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है और हमें पता है कि इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है, और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती हम उन्हें कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती हम उन्हें कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और ये है इसका एग्जांपल। जब हम इसे बैलेंस कर लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। फिर इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज the mass is not the same on both sides of the equation, such a chemical equation is a skeletal chemical equation। आ गया, is the skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। ये एक skeletal chemical equation का example है।
अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इनको बैलेंस करने की जरूरत क्या है? अगर हम इन्हें बैलेंस ना करें तब भी तो काम चल सकता है, तो वो हम इसके नीचे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास पढ़ी थी, वहां याद होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आ सकता है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है। Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. This is the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant. ये लाइन ये कह रही है कि जो भी टोटल मास रिएक्टेंट साइड पे है और जो भी मास प्रोडक्ट साइड पे है वो दोनों ही इक्वल होने चाहिए, क्योंकि टू ओबे द कंजर्वेशन ऑफ मास, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आपको लिखना होगा कि टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर ये वाली लाइन लिख देना, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट एंड द रिएक्टेंट। मास दोनों ही साइड पे इक्वल होना चाहिए। इन द अदर वर्ड्स, इसी चीज को दूसरी वर्ड्स में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहे जो नया बन रहा है वो चेंज हो जाए, रिएक्टेंट्स में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है ना दोनों साइड पे वो कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद। Hence we need to balance a chemical इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का जरूरत है। इज द केमिकल बैलेंस्ड? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखेंगे आके 2-3 पेजेस में, क्या इनको बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस। तो पहले तो हम बॉक्स बना के सीखते हैं, बट जब आप धीरे धीरे इनको करोगे आप ऑटोमेटिकली इनको देख के कर लोगे। तो हम स्टार्ट ही इनको खुद से करने का देखते हैं, बॉक्स वाला मैथड अप्लाई नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फर प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसे बैलेंस करके देखते हैं। तो हमें क्या बैलेंस करना है? Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। जिन्होंने मेरी ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो एक्टिविटी 1.3 की रिएक्शन है ये। तो जहां मैंने एक्टिविटी 1.3 समझाई थी वहां पे मैंने इसको बैलेंस करके भी दिखाया था। तो अब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंसिंग सीखना। तो हम बिल्कुल, मैं आपको मेथड से बता दूं क्योंकि पहली बार आप देख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स है ना इसके अंदर उनके नाम लिख लो। जिंक है, हाइड्रोजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। ओके, अब देख लो रिएक्टेंट साइड पे इनमें कितने नंबर है और प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर है। जिंक कितना है? 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? 2 लिख दिया। सल्फर कितना है? 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है? 4 लिख दिया। अब इस साइड आ जाओ, जिंक कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अब हम बैलेंसिंग तभी करते हैं जब इन दोनों लिस्ट में से किसी के अंदर भी चेंजेस होते हैं। अब हमने क्या देखा? 1122 1144। तो ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब एनसीईआरटी के अंदर जो दूसरी रिएक्शन दे रखी है हम उस पर मूव करते हैं। तो दूसरी रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। तो पहले एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं। Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या नंबर है वो लिख लेते हैं। Fe इधर कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन है 1। Fe यहाँ कितना है? 3, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4, हाइड्रोजन कितना है? 2। तो जो बैलेंसिंग होती है ना वो स्टार्ट हमें वहां से करनी चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। एटम्स के जहां पे ज्यादा नंबर होते हैं वहां से हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 है, इसे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। अब हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई? हमारे पास Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को हमने इस साइड भी 4 कर दिया। तो ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पे। एक चीज याद रखनी है, कभी भी बैलेंस करते टाइम हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस किया तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे कितना था ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं था, हमें इसे 4 करना था, 4 यहाँ लिख दूं। नहीं, ये तरीका गलत है। हमेशा इनके आगे हमें जो भी बैलेंस करेंगे इनके आगे लिखना है। ऑक्सीजन हमने यहाँ पे 4 किया, हमने लिख दिया 4। अब इससे क्या चेंजेस आई इस टेबल के अंदर? Fe वैसा का वैसा ही अभी भी। हाइड्रोजन क्या हो गया? 4। तो हाइड्रोजन वाला कहाँ है रिएक्टेंट साइड पे?
2, बट हमें याद रखना है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये कितने हो गए 8, 2 की जगह ये हो गया 8। अब हम देख चलते हैं कहीं और पे। अब यहाँ पे ये 4 4 है, ये 3 1 है, अभी भी हमें हाईएस्ट देखना है, यहाँ 8 है। अगर इस 2 को हमें 8 बनाना होगा हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। अब जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन है वहाँ पे 4 लगा दो आगे, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लगा दिया 4, तो यहाँ भी हो गया 8, यहाँ भी हो गया 8, यहाँ भी हो गया 4, यहाँ भी हो गया 4। ये तो हो गया हमारा बैलेंस। अब आ जाते हैं Fe आयरन पे, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे हमने कर दिया 3Fe, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 8 8 4 4, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस क्या मिली, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू 4E3O4 प्लस 4H2। अब हम इसे देखते हैं, बैलेंस है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, आयरन 3, आयरन 3, ये हो गई बैलेंस। ये बैलेंस करने का तरीका है। जब आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो ऑटोमेटिकली आप जब आप देखने, फिर आप ना कैपेबल होगा कि आप इसको देख देख के भी बैलेंस कर सकते हो। आपको ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टेबल की। अब हम कोई इजी सी इक्वेशन देख के इसको बैलेंस करते हैं। तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन H2, क्लोरीन क्या बनाता है HCl। तो अब हम पहले इसको सिंपल तरीके से करते हैं, फिर टेबल के तरीके से करेंगे। हम इनको ना देख के भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ 1 है, आँख बंद करके आगे यहाँ पे लगा दो 2। अब क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लगा दो 2। टेबल बनाने की जरूरत पड़ी और ये बैलेंस भी हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। तो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना टेबल की मदद से, या फिर अगर आपका दिमाग ज्यादा तेज है तो आप इसको ऐसे भी इजीली कर सकते हो। जितना भी यहाँ पे स्टेप्स लिखे थे वो मैंने आपको बता दिए। स्टेप 1 क्या करना है कि हमेशा उसके आगे में चेंजेस लाने हैं। जैसे ये H2 है तो यहाँ पे हमें चेंज करना है, H2 के नीचे 4 नहीं लगाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट के सिंबल भी हमें लिखने हैं। जैसे जो इक्वेशन हमने बैलेंस की थी, आयरन क्या है सॉलिड, हाइड्रोजन वाटर क्या है गैस, H2O यहाँ पे गैस है, Fe3O4 यहाँ पे सॉलिड है, H2 यहाँ पे गैस है। तो हमें इसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना जरूरी है और इक्वेशन का बैलेंस होना भी जरूरी है। फिर यहाँ दे रखा है कि sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above। कई बार क्या होता है हम अपनी एक रिएक्शन के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में स्पीड अप करने के लिए हेल्प करता है। ये टर्म लिखी है तो आ भी सकता है, डिफाइन कैटलिस्ट। बाकी टेम्परेचर, प्रेशर तो आपको पता ही है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सनलाइट, क्लोरोफिल हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो कई बार हमें हमारी रिएक्शन के अंदर ये भी मेंशन करना होता है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।